मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी माँ और बहनों का खुद ही ख्याल रखता था। मेरी 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी और हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी उम्मीद के साथ मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मुझे खुशहाली नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि एक हादसा शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ हो रहा था। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाता था तो मेरी पत्नी डर की वजह से कांपने लग जाती थी। उससे पसीने छूटते थे, फिर वह जोर जोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करने तक का मौका नहीं मिला था। अभी तक हम दोनों एक साथ फुर्सत में बैठे भी नहीं थे। अजीब बात यह थी कि वह ऐसा रिएक्ट सिर्फ मुझे देखकर ही करती थी। बाकी सब लोगों के साथ तो वह नॉर्मल रहती थी। जितना टाइम मैं उसके पास रहता था वह रोती ही रहती थी, खामोशी नहीं होती थी। रो रो कर उसने खुद को बीमार बना लिया था। एक दिन इन सारे हालात से तंग आकर मैंने सोच लिया था कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मेरी बहन ने उसे समझाया था कि तुम इस तरह से भैया को देखकर परेशान मत हुआ करो, भैया तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बहन की बात सुनकर उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी, इसलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। फिर एक रात अचानक ही जब मेरी घबराकर आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। जब मैं उसे देखने के लिए घर से बाहर निकला तो वह कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था, मैं किसी से कम नहीं था, ऐसा मेरी माँ और मेरी बहनों का कहना था। मेरा छोटा भाई अभी तक काफी छोटा था, वह लगभग 14 साल का था और अभी पढ़ाई कर रहा था। मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी थी जिनकी शादी हो गई थी। मैं दूसरे नंबर का था और मेरी एक छोटी कुंवारी बहन भी थी। घर के सारे ही लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही मैंने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मैं 15 साल का था जब मेरे पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ही मैंने मेहनत करके अपने घर के हालातों को ठीक कर दिया था। मेरी मम्मी और बहनों का कहना था कि उनका बेटा किसी से कम नहीं था, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। कभी मैंने इस चीज को लेकर घमंड नहीं किया था। भगवान ने मुझे अच्छी सूरत शक्ल दी थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे लिए घमंड करना जरूरी था। मेरा मानना यही था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज अच्छी ही होती है। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर दी होती है जो उसको स्पेशल बना देती है, लेकिन जरूरत सिर्फ और सिर्फ उसको पहचानने की होती है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और अब मेरी बारी आई थी शादी की, क्योंकि अब शादी का नंबर मेरा ही था और मैं अच्छा खासा कमाने भी लगा था। घर के हालात भी मेरी वजह से काफी बेहतर हो गए थे, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे हम लोग परेशानी में घिरे हुए थे। मेरी बड़ी दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, लेकिन वह हर महीने अपने बच्चों की छुट्टियों पर हमारे घर एक हफ्ते के लिए रहने जरूर आती थी। मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी ने बहुत सारे सपने देखे हुए थे। उनको मेरी शादी का सबसे ज्यादा अरमान था और इसकी 2 वजह थी। एक तो ये थी कि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी, दूसरी यह कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और मरने से भी बचा था। इसी वजह से मुझसे मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है। मेरी बहनों को भी मेरी शादी के बहुत अरमान थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी काफी छोटा था, उसकी शादी नहीं हो सकती थी और मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए शादी करने के लिए नंबर मेरा ही था। ऐसे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा था और सब कुछ अपनी माँ और बहनों पर छोड़ दिया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी, बल्कि मैंने ही अपनी माँ और बहन भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मैंने खुद से कहीं ना कहीं ये वादा कर लिया था कि मैं कभी जिंदगी में अपनी मम्मी के फैसलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, हमेशा उनके फैसलों का मान सम्मान करूंगा और उनकी हमेशा इज्जत करूंगा। जैसा वह मुझे करने के लिए कहेंगी मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। जैसे कि मेरी शादी करवाना मेरी बहनों और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा अरमान था, ऐसे में वही चाहती थी कि लड़की भी उनकी पसंद की ही हो। इस मामले में मैंने सब कुछ अपनी माँ बहनों को ही सौंप दिया था। मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। हालांकि वह मुझसे पूछती भी थी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही करवा देते हैं। मैं इस टाइप का लड़का नहीं था। हालांकि मेरी फ्रेंडशिप काफी सारी लड़कियों से भी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में लड़कियां भी मौजूद थी। मैंने आज तक किसी को गलत नजर से नहीं देखा था। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मम्मी और मेरी बहनें ही अपनी पसंद से जिसके साथ वह मेरी शादी करवाना चाहती है, मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लूंगा। मेरे लिए लड़की वही ढूंढे जिसका मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक था। मैंने उन्हीं को ये काम सौंप दिया था। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। लड़कियों में मेरी कभी भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, पर शायद इसकी वजह ये थी कि मैंने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात पहले से ही डाल रखी थी कि मुझे शादी अपनी माँ और बहनों की पसंद से ही करनी है। तो फिर ऐसे में किसी से मोहब्बत का नाटक करके उसको
झूठी उम्मीद दिलाकर उसका दिल तोड़ देना अच्छी बात नहीं थी। जब मैंने पहले से ही इरादा कर लिया था कि मुझे अपनी माँ और बहन की पसंद से ही शादी करनी है, तो इसलिए मैं किसी की फीलिंगलेस रहा था। मुझे दूसरों की फीलिंगलेस ने किसी को ऐसा दुख नहीं दिया था जिसकी वजह से उसका दिल दुखे। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दी थी, फिर चाहे वह मेरे घर वाले हो या फिर और बाकी के लोग। सबके साथ मेरा एक जैसा ही बिहेवियर रहता था, हमेशा सबसे खुशी खुशी बात करता था। मैं खुश रहने और खुश रखने वाले लोगों में से था और मेरी यही आदत मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। मेरी बड़ी बहन सुहानी दीदी ने मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। वह हर दिन बहुत सारी फोटोज उठाकर घर ले आती थी और मुझे दिखाना शुरू कर देती थी, जबकि मैं उनसे हर बार यही कहा करता था कि जो लड़की आपको पसंद आ जाए वहीं पर ही मेरी शादी करवा दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरी इस बात से मेरी मम्मी और बहनें बहुत ज्यादा खुश होती थी। फिर मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी दीदी ने अपनी और बाकी सबकी पसंद से मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और फिर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। मैंने लड़की की फोटो देखी थी, वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी फैमिली की पसंद पर गर्व महसूस हुआ था कि उन्होंने मेरे लिए अच्छी ही लड़की तलाश की थी। इस बात का मुझे पहले से ही यकीन था। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, मासूम होती हैं, क्योंकि घर में मेरी बहनें भी तो थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता था कि लड़कियों की सोच और उनके ख्याल किस तरह के होते हैं। वह ऊपर से जितनी समझदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल बच्चों वाले दिमाग की ही मासूम सी होती है, जैसे कि मेरी बहन थी। मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ही बहुत ज्यादा समझदार और मासूम थी। और वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे लड़कियों की इज्जत करना ही सिखाया था। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि मेरे घर में भी अपनी बहनें मौजूद थी, बल्कि उनका यही कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि घर में बहनें होती हैं तो इंसान दूसरों की बहनों की इज्जत करे। दूसरों की बहनों की भी इज्जत करना और उनका मान सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है और हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी बातें मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई हुई थी। यही वजह थी कि मैं लड़कियों की हमेशा इज्जत किया करता था। जिस लड़की को मेरी दीदी ने मेरे लिए पसंद किया था, उनका कहना था कि वह घर के सारे कामकाज अच्छी तरीके से जानती है और पढ़ी लिखी है और बहुत ज्यादा समझदार भी मालूम होती है। इस तरह के रिश्ते तो लोगों को आजकल तलाश करने पर भी नहीं मिलते। सारी बातें परफेक्ट देखकर उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया था। लड़की वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था, उनको भी मैं बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनके मुताबिक मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। इन सारी बातों में एक बात जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी वह थी कि मेरी बहन की नंद, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। वह मुझे पसंद करती थी और उसने मुझे एक दो बार यह भी कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन अब तो मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। पर हकीकत तो ये थी कि मुझे इस तरह से उसका बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट था तो उसे इस बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी या फिर वह मेरी दीदी से बात कर सकती थी। इस तरह मेरे सामने आकर कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कहना तो अलग बात थी, मुझे उसका स्टाइल भी अच्छा नहीं लगा था। वैसे तो वह बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मैंने कभी उसे गलत नज़र से नहीं देखा था। हमेशा मैं उसकी इज्जत किया करता था, उसे अच्छे तरीके से बातचीत करता था। हमेशा मैंने उसे समझदारी की ही बात की थी, कभी फालतू बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक अच्छे और शरीफ परिवार से बिलोंग करती है, इसीलिए मैंने उसको साफ इनकार कर दिया था कि मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके अंदर शर्मो हया हो। यही वजह थी कि मैंने अपनी बहन की नंद सौम्या को इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, ना जाने उसे क्या हो गया था, उस पर तो एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरी शादी पर वह पहले से ही आ गई थी और हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। हालांकि उसकी भाभी मतलब मेरी बहन को भी इस बात का बुरा लगा था। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। वह कई बार मेरे करीब रहने की वजह से हर बार मेरी दीदी के साथ हमारे घर पर रहने के लिए आ जाती थी। उसने कहा था कि वह मेरी मम्मी और मेरी बहनों के साथ शादी में मदद करने के लिए आई है, लेकिन हकीकत तो सिर्फ मैं जानता था कि वह कहाँ पर किसके लिए आई थी। मैंने घर में किसी को भी यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी ऐसी हरकतों के बारे में किसी को पता चले और आगे जाकर उसकी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए मैं उसकी बातों और हरकतों को इग्नोर कर दिया करता था। वैसे भी अब तो कुछ दिन की ही बात रह गई थी और मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, फिर तो मेरी शादी हो जाने वाली थी। मैंने यही सोचा था कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए तो वह खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगी और सुकून से बैठ जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था कि वह इस तरह आराम से बैठ जाएगी और शायद मेरी गलतफहमी भी थी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वह मेरी शादी
शादी पर आई थी उसने मुझे दोबारा से तंग करना शुरू कर दिया था और मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। वह मुझसे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मौका देखकर कभी मेरे कमरे में आ जाती थी तो कभी मुझे धमकियां देना शुरू कर देती थी। मैं चाहता था कि हम दोनों को एक साथ कोई देख ना सके, इसलिए मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता था। उसने कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी धमकियों से डरने वाला हरगिज भी नहीं था और जहां तक बात शादी से इनकार करने की थी तो मैं कभी भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकता था। एक तो इस शादी में मेरी माँ और बहनों की खुशी शामिल थी और दूसरी बात इस मौके पर मैं आकर किसी दूसरी लड़की को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था जो अपनी आंखों में मेरे सपने सजाए हुए बैठी थी, वह भी तो किसी की बेटी और बहन थी। शादी के बिल्कुल करीब आकर मैं शादी से इनकार करना बिल्कुल गलत समझता था और जिस तरह से वह मुझे डरा धमका रही थी, मैं कभी भी शादी से इनकार करके सौम्या से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी हरकतों से अब मुझे चढ़ होने लगी थी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था। मैं जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था और मेरा दिल करता था कि अभी खड़े खड़े उसे अपने घर से बाहर निकाल दूं। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और उसकी जिम्मेदार वह खुद थी। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं उसमें उस इंसान का खुद अपना किया धरा शामिल होता है। मोहब्बत तो बिना किसी वजह से भी की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि नफरत के लिए कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कुछ लोग अपनी हरकतों से दूसरों को इतनी ज्यादा परेशानी में डालकर तंग कर देते हैं कि इंसान को खुद ना चाहते हुए भी उससे नफरत होने लग जाती है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। सौम्या से शादी करना तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए, तो उसे इस घर में भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी से बुरे शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी सौम्या के साथ ऐसा बिहेवियर रखना पड़ रहा था और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वह मेरी बात को समझ जाए। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, वह अपनी इन गलत हरकतों को छोड़ दे। वह जो कर रही थी, मगर इस लड़की का दिमाग तो जैसे बिल्कुल खराब हो चुका था। एक दिन तो मेरा मन करने लगा कि मैं ये सब कुछ जाकर अपनी दीदी को साफ साफ बता दूं कि आपकी नंद की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर जब ये सोचने लग जाता कि दीदी भी सौम्या की वजह से परेशान हो जाएंगी और उसको बुरा भला कहेंगी, फिर सौम्या को बुरा लगेगा और उसे हर्ट होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। वह जो भी कर रही थी ना समझी में कर रही थी, लेकिन मैं तो समझदार था, ऐसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी में कोई बुरा असर पड़ता। यही वजह थी कि मैं अभी तक खामोश था और उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं लोगों को किसी भी तरह की बातें करने का मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि लोगों की आदत होती है वह छोटी से छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर बता देते हैं। मेरी तो वैसे ही शादी होने वाली थी, नुकसान तो सारा का सारा सौम्या का ही होना था और वैसे भी ऐसे मैटर में लड़कों को कोई गलत नहीं समझा जाता, सारा इल्जाम लड़कियों पर ही आ जाता है और मैं नहीं चाहता था कि सौम्या पर कोई भी इल्जाम आए। वह मेरे घर की ना सही लेकिन अपने घर की तो इज्जत थी। अगर वह मेरी बहन की नंद भी नहीं होती, मेरे लिए कोई गैर होती, मैं तब भी उसके साथ यही करता जो अभी कर रहा था, क्योंकि की इज्जत सबकी एक जैसी होती है, फिर वह घर की हो या बाहर की हो या फिर गली मोहल्ले की हो, ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फिलहाल कुछ दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सौम्या का जुनून धीरे धीरे कम होने लगा था और मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम आंचल था। इतनी खुशी मुझे अपनी शादी की नहीं थी जितनी इस बात की थी कि अब मेरी बहन की नंद अपने घर चली जाएगी। उसने आखिरी दिन तक मुझे बहुत मजबूर किया था कि मैं यह शादी ना करूं, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात को वैल्यू नहीं दी थी, बल्कि मैं उसकी हर बात को इग्नोर करता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वह ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, मगर वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी और मेरी बहनों की पसंद से मेरी शादी उसी लड़की से हो गई थी जिसके साथ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था और सौम्या भी मेरी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर चली गई थी। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। मुझे यकीन था कि वह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। ऐसे मौके पर वक्त जरा मुश्किल से गुजरता है और गुजरते के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल भी जाता है। फिर बाद में अपनी की गई गलती और अपनी कही गई बात पर शर्मिंदगी भी होती है और हंसी भी आती है। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे और यह सब कुछ मेरे साथ शादी के पहले दिन से ही हो रहा था। जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पास जाता तो मेरी पत्नी बुरी तरह से कांपने लग जाती थी और उसे पसीने आ जाते थे। वह जोर जोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करना तो दूर की बात, अभी तक उसके साथ बैठना भी नसीब नहीं हुआ था। इसी तरह से 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा करती थी, बाकी सारे लोगों के सामने तो वह नॉर्मल बिहेव करती थी। मैं जितना टाइम कम कमरे में मौजूद रहता था वह खामोश रहती थी और मुझसे कोई बात नहीं करती थी, बस उसकी आंखों से आंसू ही गिरते रहते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो
वह इस तरह से किया करती थी। यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। क्या वह मुझसे डरती थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? जब वह मेरे सामने रोने लग जाती थी और बुरी तरह से कांपती थी तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करती है। मैंने 2 महीने तो जैसे तैसे गूँ लिए थे। मैंने सोच लिया था कि शायद वह अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में आई है, इसी वजह से शायद इस तरह से कर रही है। मैं उसे उसके रोने की वजह पूछता तो वह मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी, बस लगातार रोती ही रहती थी। इसलिए मुझे आज तक पता ही नहीं चला था कि वह किस बात पर रो रही है। मुझे लगा था कि शायद कुछ वक्त गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका रोना भी खुद ब खुदा भी नहीं हुआ था। पूरे 2 महीने गुजरने के बाद भी वही हालत थी, वह वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी से आराम से इस बारे में बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे उससे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि जैसे ही मैं कमरे में जाता था वह रोना शुरू कर देती थी और खामोश होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसको खामोश करने के लिए मुझे खुद ही कमरे से बाहर जाना पड़ता था। फिर जब तक वह सो नहीं जाती थी तब तक मैं कमरे में ये सोचकर नहीं आता था कि वह मुझे देखते ही फिर से रो जाएगी, इसलिए मैं तभी कमरे में आता था जब वह गहरी नींद में सो रही होती थी। अगर वह मुझसे डर रही थी तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं हर मैटर में उसका साथ देने के लिए तैयार था। अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो वह मुझे बता सकती थी, लेकिन ये बात तो तब होती जब मेरी उससे कोई बातचीत हुई होती। मेरी तो अभी तक उससे कोई बात ही नहीं हुई थी। इस सारे मामले से तंग आकर मैंने एक बात यह सोची थी कि शायद उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी छोटी बहन को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। वह बेवजह ही मेरे लिए परेशान हो जाती। वैसे भी इन दिनों उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सब कुछ मेरे और मेरी पत्नी के बीच ही था। मैं चाहता था कि मेरी बहन मेरी पत्नी को समझाए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बहन की भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने हार मानकर अपनी मम्मी को भी इस बात के बारे में बता दिया था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को समझाया था कि हम तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा देते हैं, तो वह गुस्सा करने लग जाती थी और कहती थी कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे उसके इनकार करने की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी थी तो वह घर में किसी और को तो बता सकती थी, या फिर वह अपने फैमिली वालों को इस बारे में बता सकती थी। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि वजह जानने के लिए मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ी थी। इस तरह तो मैं भी किसी वजह तक नहीं पहुंच सकता था, जबकि मैं इस वजह को हर हाल में जानना चाहता था कि वह मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह एक दिन अचानक आधी रात के टाइम पर मेरी आंख खुल गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने पूरे कमरे में उसे तलाश कर लिया था, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मुझे हैरानी हुई थी कि वह कहाँ जा सकती थी, और वह भी इतनी रात को। मैं उसे घर में सब जगह ढूंढने के लिए अपनी जगह पर आकर सो गया था। उसके बाद जैसे ही मेरी सुबह आंख खुली तो मेरी पत्नी बिस्तर पर ही मौजूद थी। वह किस वक्त कमरे में आई थी मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये बात तो मुझे आज पता हुई थी कि वह मेरे कमरे में से गायब भी हो जाती थी। अगले दिन आधी रात के टाइम पर फिर ऐसा ही हुआ था, मेरी पत्नी फिर से कमरे में नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर से मैं उसे तलाश करने के लिए कमरे से बाहर निकला था। मुझे पता चल गया था कि वह कमरे में मौजूद नहीं थी। ऐसे में पता लगाना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि वह कल भी कहीं पर जा चुकी थी। वह कहाँ जाती थी यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकलकर उसको देखने लगा था। तभी अचानक मेरी नजर गार्डन की तरफ गई, जहाँ पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने देखा कि इतनी रात को मेरी पत्नी गार्डन में रखी हुई चेयर पर बैठी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उसके हाथ में कुछ था। क्या था इस बात का आइडिया लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस तक जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा ना हो कि वह मुझे देखकर फिर से रोना शुरू कर दे और अपनी तबीयत को बिगाड़ ले। मगर जो भी था, मुझे अपनी पत्नी से बात तो करनी चाहिए थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था और मैं अपनी पत्नी के करीब तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे देखते ही वह फिर से रोने लगी थी, क्योंकि वह मुझे देखते ही पहले घबराती थी और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। फिर से मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला था। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, बस लगातार रोए चली जा रही थी। अब ये बात मेरी फैमिली में सबको पता चल गई थी और उन लोगों को भी आइडिया हो गया था कि मेरी पत्नी मुझसे दूरी बना रही है। उन लोगों ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि हम आंचल को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं इस सब से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए घर से बाहर अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए चला गया था। मेरे दोस्तों ने जब मेरी परेशानी भरी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी पर किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा मेरी फैमिली में से तो कोई नहीं करवा सकता। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी शादी मेरी मम्मी और बहनों ने अपनी पसंद की लड़की
लड़की के साथ करवाई है। ऐसा तो तभी मुमकिन हो सकता था जब मैं अपनी मर्जी से शादी करता और वह लोग उस लड़की को पसंद न करते। मेरा दोस्त कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ रिश्तेदार हमसे जलन रखते हैं तो वह हमसे बदला लेने के लिए जादू टोना करवा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक ना हो, तुम चाहो तो उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हो। मेरे दोस्त की साइकेट्रिस्ट वाली बात तो ठीक थी, साइकेट्रिस्ट को तो मैं भी